हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश कुमार गुप्ता, सरस्वती विद्या मंदिर बरबतसेना बेतिया। ये मेरा 6th वीडियो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर 2 साइंस का 7th क्लास में। अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है ये मेरा लास्ट वीडियो हो इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी चीज़ दी हुई थी, जितनी भी जानकारियाँ दी हुई थी, उनको मैंने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। इस टोटल 6 वीडियोज़ में हम अब पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट की तरफ। तो लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले एक बार हम लोग पीछे के जो ओवरव्यूज़ हैं कि पहले के 5 वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब एनिमल्स के न्यूट्रिशन में अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग तरह के फूड्स खाते हैं, उनका अलग अलग तरीके से पाचन होता है और वो अलग अलग तरीके से अपने फूड को डाइजेस्ट करके उसका इस्तेमाल करते हैं। विशेषकर इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, और इंसानों में किसी भी फूड का डाइजेशन किस तरह होता है इसको हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है और ये किस तरह काम करता है। उसमें हम लोगों ने माउथ से लेकर एनस तक जितने भी पार्ट्स थे, उन पार्ट्स के कार्य, उनका कार्य करने का तरीका, ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोग पहुँचे हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। हमारे आसपास बहुत तरह के पालतू जानवर रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, हाथी इत्यादि। ये सभी जीव जंतु अपने भोजन के लिए डायरेक्टली पेड़ पौधों पर डिपेंड है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि ये सिर्फ घास फूस और पेड़ पौधों की पत्तियाँ खाते हैं, और हम लोग जो खाने के लिए उनको देते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग घर में अगर गाय या भैंस है तो उसे हम लोग खाने के लिए भूसा, चोकर या कुछ खाद्य पदार्थ देते हैं। अब इनको खाते समय आप लोग कभी ध्यान दिए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये सभी जो जीव जंतु हैं ये अपने भोजन को बहुत तेज़ी में खाते हैं, यानी कि पूरा नाद भर के भोजन दे दिया जाए तो उसको कुछ देर में ही वो खा जाते हैं, लेकिन वो उसका पाचन उसी समय नहीं करते हैं। जिस तरह इंसान में है कि इंसान ने भोजन किया और भोजन के बाद ही उसके फूड कंपोनेंट्स का डाइजेशन शुरू हो जाता है और 5 से 6 घंटे बाद उसका डाइजेशन कंप्लीट भी हो जाता है। लेकिन इस तरह के जो जीव जंतु होते हैं जो डायरेक्टली घास फूस या पेड़ पौधों की पत्तियाँ खाते हैं, उनमें डाइजेशन थोड़ा ज़्यादा समय बाद होता है, थोड़ा उसमें समय लगता है, क्योंकि ये जो फूल पत्तियाँ या घास फूस खाते हैं वो उनका पाचन आसान नहीं होता है। हम लोग जो भोजन करते हैं उन भोजन का पाचन आसानी से हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम में हो जाता है, लेकिन घास फूस में जो फूड कंपोनेंट्स हैं वो कुछ अलग तरीके के होते हैं। वैसे होते यही सब है, वही फूड कंपोनेंट्स होते हैं जो हम लोग खाते हैं, लेकिन कुछ अलग टाइप के। इस घास फूस में एक विशेष तरह का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसे हम लोग सेल्यूलोज कहते हैं। सेल्यूलोज एक विशेष तरह का कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन हम लोग के शरीर में नहीं हो सकता, इसीलिए इंसान घास फूस या पत्तियाँ नहीं खा सकते। लेकिन ये जो जानवर है, पालतू जानवर जो शाकाहारी जानवर है, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर कुछ विशेष तरह का होता है।
वैसे पार्ट्स भी उसी तरह के होते हैं जैसे हम लोग के शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इनमें पाया जाता है। वो एक्स्ट्रा क्या है? वो एक्स्ट्रा है एक विशेष तरह का ऑर्गन जो कि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है, जिसका नाम है रूमेन। ये रूमेन उनके स्टमक का एक पार्ट होता है। ये सभी जीव जंतु जब घास फूस पत्तियाँ चोकर या जो भी चीज़ खाते हैं वो उनको थोड़ी देर चबा के ही पूरी तरह निगल जाते हैं। निगलने के बाद वो भोजन इसी रूमेन में जाके स्टोर हो जाता है, इससे आगे वो नहीं बढ़ता है। उसके बाद जब इनको समय मिलता है, जब ये शांति से बैठी रहती है, तो आप लोगों ने देखा होगा इनका मुंह कंटिन्यू चलता रहता है। ये उस समय भोजन नहीं कर रही होती हैं, उस समय ये घास फूस नहीं खा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इनका मुंह कंटिन्यू चलता रहता है। मुंह चलाने के पीछे इनका एक विशेष रीज़न ये है कि भोजन खाने के बाद ये जो भोजन उनके रूमेन में जाके स्टोर हो जाता है, जो पूरी तरह चबाया हुआ नहीं रहता है, इनको ये फिर से रूमेन से बाहर निकाल के थोड़ा थोड़ा अपने मुंह में लाती हैं और फिर उसको चबाती हैं अच्छी तरीक़ा से। और चबाने के बाद फिर उसको वो डाइजेस्ट करती हैं, जो उनके स्टमक से होते हुए बाकी सभी पार्ट्स में जाता है और फूड कंपोनेंट्स का डाइजेशन होता है। तो इसीलिए ये जो शाकाहारी जीव जंतु हैं, जब ये शांति से बैठे रहते हैं तो इनका मुंह चलाने का पीछे यही कारण है कि अपने ये अपचित यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड को जो कि रूमेन में स्टोर है उसको फिर से मुंह में लेके आती हैं, फिर चबाती हैं और फिर से उसको निगलती हैं। रूमेन में जो भोजन स्टोर होता है उस रूमेन में कुछ विशेष तरह के बैक्टीरियाज भी पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया का काम है इस अनडाइजेस्टेड फूड को पचाने में हेल्प करना, यानी कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये फ़ायदेमंद होते हैं और ये बैक्टीरिया उस रूमेन में ही पाए जाते हैं। जब फूड उनके रूमेन में जाकर स्टोर होता है तो उसमें ये बैक्टीरिया काम करते हैं और उसमें जो सेल्यूलोज या अदर जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं फूड के, उनको पचाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होते हुए, जिस तरह ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पास होते हुए अंत तक पहुंचता था, उसी तरह इनके शरीर में भी होता है। चूँकि इनके शरीर में ये विशेष तरह का एक ऑर्गन जुड़ा हुआ है इस डाइजेस्टिव सिस्टम से, जिसका नाम रूमेन है, इसीलिए ऐसे जानवरों को रूमिनेंट्स कहा जाता है। रूमिनेंट्स जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊँट इत्यादि। इसका डेफिनेशन नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। रूमेन क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टमक वेयर ग्रास ईटिंग एनिमल्स स्टोर लेस च्यूड फूड। जैसे मैंने बताया कि ये भोजन करते तो हैं लेकिन पूरी तरह चबा के उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उसको कुछ देर के लिए अपने रूमेन में स्टोर करते हैं। फिर जब ये शांति से बैठे रहते हैं, जब इनके पास भोजन नहीं होता है, तो इसी भोजन को निकाल के वो चबाते रहते हैं। दूसरा, रूमिनेंट्स। तो ऐसे रूमेन माने ऐसे जीव जंतु जिनमें ये रूमेन पाया जाता है उसको हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं। तो जितने भी तरह के शाकाहारी जीव जंतु हैं जो घास फूस पेड़ पत्तियाँ खाते हैं, उनमें ये रूमिनेंट पाया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एक ऐसे जीव के बारे में जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया ही नहीं जाता है। जैसे इस पृथ्वी पर छोटे से लेकर बड़े तक लाखों की संख्या में लाखों तरह के जीव जंतु रहते हैं। सब में पाचन की क्रिया होती है, सब में न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है, सब भोजन करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उनसे उन्हें ऊर्जा मिलती है, शरीर का नरिशमेंट होता है और वो सारी क्रियाएं होती हैं जो कि हम लोग के शरीर में आवश्यक है। जिस तरह हम लोग को फूड की आवश्यकता है वैसे हर जीव को फूड की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जिस तरह हम लोग का शरीर वेल डेवलप्ड है, पूरी तरह विकसित है, उस तरह विकसित शरीर सभी जीवों के पास नहीं होता है। जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनके अंदर इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है।
हमारे शरीर में ट्रिलियंस की संख्या में, यानी कि खरबों संख्या में सेल्स पाए जाते हैं, जिससे हम लोग का शरीर पूरा बना हुआ है। अब आप इमेजिन कीजिए एक छोटा सा जीव जिसका साइज हमारे एक सेल के बराबर हो, मतलब एक ऐसा जीव जिसे हम लोग आँख से देख भी नहीं सकते हों। उन देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ऐसे जीव जंतु में भोजन का पाचन किस तरह होता होगा, उनमें डाइजेशन कैसे होता होगा, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का होगा। उसी तरह का एक जीव है एमोइबा, से हिंदी में हम लोग अमीबा कहते हैं। अमीबा में सिर्फ एक ही सेल होता है। ये एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ सिंगल सेल, और इसका पूरा शरीर ही सिंगल सेल है, यानी कि इसका सिंगल सेल ही पूरा का पूरा शरीर है इसका। इसी कारण से इसमें न तो हाथ पैर पाया जाता है, ना कोई सिर पाया जाता है, और ना ही कोई अदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं। बस इसका एक सेल ही इसकी ज़िंदगी है। लेकिन इसमें भी फूड का डाइजेशन होता है। इनके फूड का डाइजेशन करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ये एक इस तरह के स्ट्रक्चर के होते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। जब इन्हें भोजन करना होता है, यानी कि इसके आसपास जब कोई भोजन आता है, तो इनके शरीर से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जो उस भोजन को चारों तरफ से कैप्चर करने के काम करता है। इस फिंगर स्ट्रक्चर को हम लोग सीडोपोडिया कहते हैं। वैसे ये सीडोपोडिया पी से शुरू होता है, लेकिन पी साइलेंट है यहाँ पे, हम लोग इसे पढ़ते हैं सीडोपोडिया। अब ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, उस भोजन को चारों तरफ से कैप्चर करके सेल के अंदर ले जाता है। उसके कारण वहाँ पे एक वैक्यूल बनता है, खाली स्थान बनता है। उस खाली स्थान में वो अमीबा का करता है, अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करता है और उस भोजन को पाचन में हेल्प करता है। उसके बाद जब भोजन का पाचन हो जाता है, तो बाकी बचे हुए पदार्थों को अपने शरीर से निकाल के बाहर कर देता है। तो इसका एक सिंगल सा सेल ही है, इसका सिंगल सेल ही पूरा का पूरा शरीर है इसका, और इसी तरह इसमें डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो इस चैप्टर में हम लोग को यहीं तक पढ़ना था। वैसे इस चैप्टर के बीच में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था, एक्टिविटी 2.3 पेज नंबर 14 में दिया हुआ है कि ये जो दो टेस्ट ट्यूब दिए हुए हैं ए और बी, इस एक्टिविटी में क्या समझाया गया है। जैसे पिछले वीडियोज़ में हमने बताया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कि हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें बहुत से तरह के फूड कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जिसका नाम आप ऑलरेडी जानते हैं। ये फूड कंपोनेंट हमारे शरीर में अलग अलग जगह पे पाचन होता है। जैसे हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट का, हमारे स्टमक में प्रोटीन का, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का, और उस तरह उनका एब्जॉर्प्शन भी होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसको ले जाके वो ब्लड में मिक्स कर देते हैं और ब्लड पूरे शरीर में उसको पहुँचाने का काम करता है। ये जो एक्टिविटी दिया हुआ है, ये इस चीज़ को समझने के लिए दिया हुआ है कि हम लोग जो भोजन चबाते हैं, जब हम लोग भोजन खाते हैं तो उस समय उस भोजन में स्टार्च पाया जाता है। आपको 6th क्लास का एक एक्सपेरिमेंट याद होगा, चैप्टर 2 में कंपोनेंट्स ऑफ फूड में, उसमें टेस्ट ऑफ स्टार्च दिया गया था। और अगर 6th क्लास में पढ़े होंगे तो आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया गया होगा कि अगर स्टार्च में आयोडीन सॉल्यूशन मिक्स किया जाए तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। तो इस एक्टिविटी में भी वही चीज़ समझाया गया है। पहला टेस्ट ट्यूब ए है, जिसमें बॉयल्ड राइस लिए हैं। उस बॉयल्ड राइस को अच्छी तरीक़े से मिक्स करके पानी में मिला के एक टेस्ट ट्यूब ए में रख दिए। और टेस्ट ट्यूब बी में क्या किया गया है, हम लोग जो खाना खाए, जैसे मान लीजिए चावल खा रहे हैं, तो चावल को हम लोगों ने पूरी तरह चबाया अच्छी तरीक़े से। अब चबाते समय हम क्या करते हैं, उसको काट के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं दांत के द्वारा, और उसमें सलाइवा को मिक्स कर देते हैं। तो
जैसे ही कहा गया था कि हमारे माउथ में यानी कि बकल कैविटी में स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन का मतलब क्या? डाइजेशन का मतलब होता है ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो बड़े बड़े साइज के होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कुछ लार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इनको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। तो हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पाया जाता है, लेकिन जब हम उसको चबाते हैं तो चबाते समय जो सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है वो क्या करता है, उस स्टार्च को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, यानी कि स्टार्च की जगह पे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज हो जाता है। अब ये ग्लूकोज बन गया तो हम लोग जो चावल लिए उसको चबा के अच्छी तरीके से चबाने के बाद उसको ले जाके इस टेस्ट ट्यूब बी में रख देते हैं। तो अब हमें पता करना है कि क्या इस टेस्ट ट्यूब बी में स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है। तो दोनों में क्या किया गया, आयोडीन सॉल्यूशन मिक्स किया गया। मिक्स करने के बाद टेस्ट ट्यूब ए में देखा गया कि चूँकि उसमें सिर्फ बॉयल्ड राइस था, सिर्फ चावल था जो कि बॉयल किया हुआ था, तो उसमें स्टार्च वैसे का वैसे ही था। तो जैसे इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला गया वो ब्लू ब्लैक कलर में आ जाता है। तो पता चलता है कि टेस्ट ट्यूब ए में स्टार्च है। लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में जिसको हम लोग चबाए हुए हैं, जिस भोजन को हम लोग चबा चुके हैं, इसमें सलाइवा मिक्स हो चुका है, अब सलाइवा मिक्स होने के बाद स्टार्च तो टूट गया कार्बोहाइड्रेट में या ग्लूकोज में, वहाँ तो स्टार्च अब बचा नहीं। अब उस इस चबाए हुए भोजन में अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो वो कलर चेंज नहीं होता, क्योंकि स्टार्च जो है वो तो टूट चुका है कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में, अब वहाँ स्टार्च है नहीं। तो स्टार्च चूँकि नहीं है टेस्ट ट्यूब बी में, इसीलिए टेस्ट ट्यूब बी में किसी तरह का कलर चेंज नहीं होता है। तो इसी एक्टिविटी को दर्शाने के लिए कि हमारे माउथ में स्टार्च टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इससे पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे माउथ में ही हो जाता है। स्टार्च ही कार्बोहाइड्रेट है और उसका पाचन हमारे माउथ में ही हो जाता है। इसी एक्टिविटी के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। ओके, इन द लास्ट हम लोग कीवर्ड्स देख लेते हैं। वैसे इसमें कितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं इनका मतलब आप लोग ऑलरेडी जानते हैं और इनका जो डेफिनेशन है मैं पिछले जितने भी वीडियोज़ हैं उसमें वीडियो में मैं बता चुका हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट इसमें दिए हुए हैं कीवर्ड्स, जैसे फैटी एसिड, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल, ये तीन चीज़ मेनली दिए हुए हैं, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया होगा, शायद आप लोग को याद नहीं होगा, या फिर से भी और वीडियो पिछले जो दिए हुए हैं उसमें सुनिएगा तो याद पड़ जाएगा। ये तीन चीज़ क्या है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और एक और चीज़ होता है ग्लूकोज। ये चार चीज़ क्या है? जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेशन ऑफ फूड, तो डाइजेशन का डेफिनेशन क्या लिखाया गया था, द ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस, यानी कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में है और फैट भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ये पूरी तरह बड़े बड़े साइज के इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है। जब हम इनको चबाते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जब इंटर करता है तो ये टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो जिस छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं उन्हीं का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग जो स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन के बाद टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के रूप में होता है। प्रोटीन का पाचन एमिनो एसिड के रूप में होता है। प्रोटीन जिसका पाचन हम लोग के स्टमक में होता है वो प्रोटीन टूटकर एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एमिनो एसिड प्रोटीन का छोटा रूप है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का छोटा रूप है।
उसी तरह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का पाचन होता है। तो ये फैट टूटकर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो है वो फैट का स्मॉल फॉर्म है, छोटा रूप है। तो इन चीज़ को याद रखिएगा कि कौन सा फूड कंपोनेंट टूटकर यानी कि डाइजेस्ट होकर किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर से रिपीट करते हैं, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज में, प्रोटीन टूटकर एमिनो एसिड में, और फैट टूटकर फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। और जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं तो इसी रूप में उनका पाचन भी होता है। और फिर वो ब्लड में जाने के बाद उनका क्या होता है वो फिर हम किसी नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें और जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं इनके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर कोई क्वेश्चन या कोई कीवर्ड्स नहीं समझ में आए तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। सारे आंसर्स आपको इन सभी 6 वीडियोज़ में और आपके बुक में मिल जाएगा। इन सभी एक्सरसाइज क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को HW कॉपी में लिखना है और उससे सारे आंसर लिखने के बाद मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ग्रुप में नहीं बल्कि मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा ताकि हम उसको चेक करके बता सकें कि सही या गलत कहाँ हुआ है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर हम लोग ख़त्म होता है। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन हो गया तो मैं और भी कोई वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा ताकि उन वीडियोज़ के द्वारा मैं आपके क्वेश्चन को समझा सकूँ। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।